मुमताज़ कानूनदान और सदर पाकिस्तान के वकील जो उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच राज साहब फॉर योर टाइम। राज साहब, आप कैसे देखते हैं जो बड़ी क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन लगती है जो किबला आजम नज़ीर तारड़ साहब ने की है, क्या इसकी जो जुडिशल हिस्ट्री है आलम दुनिया में भी कहीं इसकी नज़ीर मिलती है कि आप अपने तौर पर बेंच फैसला होने के बाद जो है उनकी तादाद बढ़ा के तो अपनी मर्जी का फैसला ड्रॉ कर लें? प्लीज गाइड अस, वी आर स्टिल अमेज्ड। जनाब राजा साहब। जी जनाब, बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें हुआ यूं कि 23 फरवरी को 9 मेंबर बेंच बैठा। उस 9 मेंबर बेंच में 2 जज साहिबान ने एक राय कायम की कि ये मुकदमा आगे नहीं चलना चाहिए, लेकिन 7 जज साहिबान ने इस राय से इत्तेफाक नहीं किया। लिहाजा उस दिन कोई ऑर्डर ऑफ कोर्ट तो पास नहीं हुआ, 2 जज साहिबान की इंफरादी राय थी। उसके बाद ये 9 जज साहिबान 27 फरवरी को फिर बैठे एंटी चेंबर में या एंटी रूम में, अदालत में नहीं, अंदर ये बैठे और इन्होंने ये फैसला किया और ऑर्डर लिखा 27 फरवरी को कि बेंच की तश्कील 9 की जाए। देखिए, ये कि 2 जज साहिबान हट गए या दूसरे 2 जज साहिबान ने कोई ऑर्डर पास किया था, वो सब बातें पीछे रह गईं जब ये फैसला हुआ 27 फरवरी की सुबह कि एक नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। और जब वो नया बेंच तश्कील दिया गया तो उसी दिन दोपहर जब मुकदमा चला तो वो एक 5 मेंबर बेंच था। लिहाजा जो कुछ कार्रवाई भी 9 मेंबर बेंच के सामने हुई और उसमें जो अक्लियती नोट थे 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के, वो सब अब माजी का हिस्सा बन गए। उनका अब कोई ताल्लुक नहीं उस कार्रवाई से जो इस नए बेंच के सामने दोबारा से शुरू हुई। उस बेंच के सामने जो 9 मेंबर बेंच था, जो कोई कार्रवाई हुई वो रिकॉर्ड का हिस्सा जरूर है, लेकिन रिकॉर्ड का हिस्सा होने की वजह से वो इस 5 मेंबर बेंच की कार्रवाई का हिस्सा नहीं है वो कार्रवाई। लिहाजा अब ये 5 मेंबर बेंच ने जो फैसला किया, 3-2 से एक फैसला हमारे सामने आ गया। अक्सरियती फैसले को ही कोर्ट का ऑर्डर माना जाता है, इसमें कोई इबाहम नहीं है, कोई बात गैर वाज़ेह नहीं है। जो ये तशरीह की जा रही है वो सियासी है, एक सियासी नजरिए को शायद तक़वियत बख्शती है, वरना हमारे जो दोस्त ये तशरीह कर रहे हैं वो बहुत जीरक कानून के तालिब इल्म है या कानूनदान है, वो बात को समझते हैं। तो इस वक्त सियासत जो है वो हावी हो रही है अदालत के फैसले पर। 5 मेंबर बेंच एक नया बेंच था, इसके सामने एक नई कार्रवाई शुरू हुई। इस कार्रवाई में जो अक्सरियती फैसला है वही अदालत का फैसला है। जी भट्टी साहब, आप राजा साहब से मुखातब हो सकते हैं। जनाब। अच्छा राजा साहब, ये रहनुमाई फरमाएं, अदालत का तो वादिया बिल्कुल क्लियर फैसला है, लेकिन उन्होंने जो तशरीह की वो तो बादिउल नज़र में समझ से बाला है। आप क्या समझते हैं, हुकूमत अब भी कोशिश कर रही है इलेक्शन ना करवाई जाए? आज भी जो मुलाकातें हुई हैं ये हुई है, अगर ये इलेक्शन 90 दिन में नहीं होते तो किसी के खिलाफ कोई अदालत कार्रवाई कर सकती है? करनी तो यकीनन अदालत ने है, लेकिन एज ए आईनी माहिर आप क्या फरमाते हैं? जी बिल्कुल, ये मामला मुझे तो तौहीन अदालत की तरफ ये खदशा है ना चला जाए। अगर ये मौक़िफ़ जारी रहा तो फिर ये मामला दोबारा अदालत में जाएगा और इस दफ़ा तौहीन अदालत की शक्ल में जाएगा, जिसके बहुत संजीदा नताइज होते हैं किसी को अगर तौहीन अदालत में सजा हो जाए तो। लिहाजा वो मुझे ये नज़र आता है कि सदर मुमलिकत को मेरा मशवरा होगा कि इलेक्शन कमीशन को वो तलब करें मुशावरत के लिए, जैसा कि आज फैसले में कहा गया। और अगर वो नहीं आते, वो कोई और राय कायम करते हैं इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, तो फिर ये मामला तौहीन अदालत में वापस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अच्छा राज साहब, एक और बात ये भी आज नज़ीर ये रहनुमाई फरमाए, वो काजी साहब एक सवाल आपकी इजाजत से। जी गो अहेड। अच्छा राजा साहब, जैसे मोहतरम काबिल एहतराम आजम नज़ीर ताड़ा साहब जो वजीर कानून हैं, वो कहते हैं ये 3-4 का फैसला, 5 का फैसला आ गया है, 4 का फैसला आ चुका है, और जिसको एतराज है वो हाई कोर्ट जाए, हम तो इस फैसले के तहत इलेक्शन कराने के पाबंदी नहीं है, और इसका गालबन उन्होंने मीडिया में इसका इजहार किया है। वो तो समझते हैं कि वो पाबंदी नहीं है इलेक्शन करवाने के, हुकूमत तो इसको से बरी जिम्मा बन रही है। वजीर दाखिला ने भी यही फरमाया, वजीर इंफॉर्मेशन ने भी ये भी फरमाया, तो हुकूमत तो इसको ऑन करने के लिए तैयार नहीं लगती बादिउल नज़र में। जी मैंने इसीलिए अर्ज किया ना कि ये अगर इलेक्शन कमीशन भी अगर यही नजरिया अपनाता है और ये भी अपने इस मौक़िफ़ पर कायम रहते हैं तो मामला तौहीन अदालत में वापस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और ये कहना कि 9 मेंबर बेंच के 23 फरवरी के ऑर्डर से हमने 2 फैसले उठा लिए और आज का जो फैसला था उसमें से 2 फैसले उठा लिए और उनको जोड़ के
4-3 की अक्सरियत बना दी। एक बात फिर तौहीन अदालत में सुप्रीम कोर्ट ही देखेगी, मुझे ये बात दुरुस्त नजर नहीं आती। और ये मामला जो है अब उम्मीद करनी चाहिए थी कि खुशूसी से तय होगा, हुक्म के तहत आगे मामला बढ़ेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर अफसोसनाक बात होगी, लेकिन मामला तौहीन अदालत में जाएगा। अच्छा राज साहब, एक थोड़ा सा यानी ज़ाहिर है कानूनी पहलू के साथ साथ एक जो यहाँ एनवायरनमेंट बना हुआ है, कुछ जब जिस तरीके से मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो हैं उनका जिक्र जो है जलसों में जिस अंदाज में हो रहा है, मैं उसको दोहराना भी नहीं चाहता, बट यू कैन इमेजिन दैट ये, और इससे पहले माजी की खौफनाक एक हमारी तारीख जिसे दोहराना फिर भी बहुत तकलीफ दे है, तो ये कन्फ्रंटेशन अगर होती है तो आप कैसे देखते हैं इस मुल्क के आइनी और जमहूरी मुस्तकबिल को? देखिए, कन्फ्रंटेशन तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमारे माजी में बहुत सौ के हाथ रंगे हुए हैं। आइंदा के लिए यही हमें एक अहद करना होगा, एक अहद नौ करना होगा कि हम कानून, आइन, शाइस्तगी के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। उसके अलावा तो कोई सही रास्ता नहीं है, लेकिन सही रास्ता अपनाया जाएगा या नहीं अपनाया जाएगा ये आप मैं तय नहीं कर सकते। हमारी सियासी कुव्वतें, हमारे दीगर इदारे जो सियासत पे हावी होते हैं, नहीं होते, उन सबको फैसला करना होगा कि इस मुल्क में सियासत, आइन, कानून ये कैसे आगे चलें। जी भट्टी साहब। अच्छा राज साहब, ये रहनुमाई फरमाइए, बज़ाहिर ऐसा लगा कि पहले दिन भी कुछ इख्तलाफात थे, फॉर एवर सेटल करने के लिए इसको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए कि आइंदा ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े जो इस केस में पड़ी हैं कि आप बेंच नहीं बना सकते, आप ये नहीं कर सकते। इसका तो कोई आईनी हल होना चाहिए, क्या आप समझते हैं? ये ठीक बात है। मैं समझता हूँ कि इस हवाले से रूल मेकिंग होनी चाहिए, कोई कायदा मुरतब होना चाहिए कि इस नौइयत के मामलात में जहाँ अहम आइनी मामलात हों, बेंच की तश्कील कैसे पाएगी। जहाँ आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत मामला हो तो वो कैसे उठाया जाएगा, कौन तय करेगा कि ये मामला उठाना है नहीं उठाना, बेंच की तश्कील कैसे होगी। इसके लिए अब कोई और चारा नहीं रहा सिवाय इसके कि रूल मेकिंग हो, कायदे जो हैं वो मुरतब किए जाएं, और वो सुप्रीम कोर्ट ही करता है अपने कायदे मुरतब। हमारे सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 के हैं, उनमें कुछ हुई हैं बाद में अमेंडमेंट्स, लेकिन अब ज़रूरत है कि मज़ीद कुछ उनमें गुंजाइश पैदा की जाए, इजाफा किया जाए और बेंच की तश्कील के हवाले से वजाहत की जाए। अच्छा राज साहब, अब यूं लगता है कि सरकार तो रिव्यू पिटीशन में इसलिए नहीं जाएगी कि उसने अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन करके वो घर बैठ गई है। व्हाट नेक्स्ट? क्या पीटीआई को जाना पड़ेगा या जो कोर्ट है, फाजिल कोर्ट है, वो खुद भी इसमें तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकती है? देखिए, अदालत खुद भी कर सकती है और कोई भी फरीक या मैं समझता हूँ कोई भी शहरी तौहीन अदालत की इस्तदा लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब जा सकता है अगर ये मामला इसी तरह रहा। तो आप क्या समझते हैं कि इस, और थोड़ा सा मैं ये भी जिक्र कर दूं राज साहब कि एक गलत सही बात जो है उड़ाई जाती है कि हर इदारे में डिवीजन है, और डिवीजन्स कुछ थोड़ी बहुत हमें नज़र भी आई, जिस तरह कुछ बेंचेस से कुछ केसेस सुनने से माजरत की हमारे फाजिल जज साहिबान ने। तो डू यू थिंक दैट कैन आल्सो हैव सम काइंड ऑफ इम्पैक्ट ऑन दिस ऑनगोइंग पॉलिटिकल बैटल? देखिए, इस वक्त चूंकि और कोई कायदा नहीं है तो बेंच बनाने का जो इख्तियार है वो चीफ जस्टिस साहब का ही है। लिहाजा जो चीफ जस्टिस साहब की ताकत है बेंच बनाने की, वो एक बहुत मौसर ताकत है और मामलात उसी ताकत के तहत चलेंगे, बेंच उसी तरह तश्कील पाएंगे। अगर बहुत कोई इख्तलाफ हो जाता है तो फिर ये चीफ जस्टिस साहब की जवाबदीद है कि वो क्या बेंच बनाएं जिसमें इस नौइयत के मामलात को रखा जाए। तो मामला तो आगे बढ़ेगा, इख्तलाफ अगर हैं तो अफसोस की बात है, लेकिन ये जो चीफ जस्टिस के पास ताकत है वो इस वक्त बुरुएकार लाकर मामले को आगे बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने इससे पहले इनकार कर चुका है सदर मोहतरम से। थोड़ी सी रहनुमाई चाहूंगा। जी भट्टी साहब। जी भट्टी साहब। अच्छा राय साहब, मैंने देखा अतन मनीला साहब जब चीफ जस्टिस साहब लाहौर हाई कोर्ट थे, उन्होंने भी कई दफा 100 मोटो लिए, लाहौर में भी लिए। ये पहली दफा ऐसा हुआ कि 100 मोटो मादी में देखा कि चीफ इस्लामाबाद अगर बेंच भी वो बनाते हैं, जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे। तो इस दफा इसको स्पेशल बहुत ज्यादा मुतनादा बनाने की कोशिश की गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में तो इब्हाम ही नहीं था कि वही 100 मोटो ले सकते हैं
और वही बेंच बना सकते हैं। कुछ जानबूझ के इसे बिगाड़ा गया इसके इस इशू में? देखिए, हमें इस बहस में अब नहीं पड़ना चाहिए, ये कोर्ट का अंदरूनी मामला है और इसको अब चलने दें। हमारे सामने तो जो भी बेंच आएगा हम उसके सामने अपनी इस्तदा रखेंगे और जो भी फैसला होगा अक्सरियती उसको मानना हर एक पर फर्ज है। अच्छा, प्रोसीजरली पूछ रहा हूं मैं राजा साहब कि अगर नहीं जाते दोबारा, हमारा जो इलेक्शन कमीशन है तलब करने पे सदर साहब के या अदालत के हुक्म के तहत नहीं जाते वहां करने उनसे मुशावरत, या जाते हैं तो उनके साथ डिसएग्रीमेंट करते हैं ऑन द डेट ऑफ द इलेक्शंस, तो फिर मामला कैसे निपटेगा? ये अगर तो जाते ही नहीं, वो उनको बुलाते हैं मुशावरत के लिए सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान उनसे मुशावरत करने से इनकार कर देते हैं, फिर तो तमीम अदालत होगी सरासर। लेकिन अगर वो जाते हैं और अपनी कोई राय देते हैं तो फिर मामला मुख्तलिफ है। वहाँ पर सदर मुमलिकत और उनके दरमियान कोई मुकालमा होगा, उन्हें कोई जवाब देना पड़ेगा, वजह बतानी पड़ेगी। पहले इलेक्शन कमीशन ये कह चुका है कि 9 से 13 अप्रैल के दरमियान इलेक्शन कराया जा सकता है, लेकिन ये उन्होंने कहा था 24 जनवरी को। अब कुछ वक्त गुजर गया है तो हो सकता है वो उसको उस अरसे को सामने रखते हुए किसी नई तारीख का जिक्र करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो 90 दिन का अरसा है पंजाब में वो 14 अप्रैल को खत्म होता है, उससे अगर आगे तजावुज करना है तो कम से कम तजावुज होगा। तो ये तमाम बातें अगर नेक-नियती से की जाएं तो इनमें कोई इख्तलाफ नहीं होगा, लेकिन पहले वो सदर मुमलिकत के साथ बैठें और अपनी राय जो है और उस राय का जो जवाब है वो उनके सामने रखें। वन फाइनल क्वेश्चन राज साहब, अगर इलेक्शन कमीशन ये पोजीशन लेता है कि जनाब हम विल गो विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ मिनिस्टर कि जी हम तो समझते हैं कि फैसला हमारे हक में आया है, तो फिर वही स्टेल मेट होगा और अगेन अदालत में फिर यानी प्रोसीडिंग्स चलेंगी? जी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की इस्तदा कोई लेके जाएगा अदालत में और अदालत से वजाहत कर देगी।